और बाकी के 30 मिनट कैप्टन साहब की नज़र। मैं कैप्टन साहब को स्क्रीन पर लूंगा। कैप्टन साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार साहब, उत्तम कुमार देवनाथ जी, जो वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, जियो पॉलिटिक्स के माहिर हैं और जो गुफ्तगू करते हैं। देखिए वही चीज सामने आई है। लड़ाई होगी, वो सब होगा, लेकिन जो नियत जब कैप्टन साहब बताते थे तो आप लोगों को, हम लोगों को लगता था कि शायद कुछ ज्यादती, लेकिन कैप्टन साहब वो बताते थे जो उनकी मंशा थी। मैंने कहा था कि एक राइटर होता है और उसके दिमाग में कई कैरेक्टर होते हैं। वो राइटर हीरो के बारे में भी उसी अंदाज से सोचता है कि हीरो क्या सोच रहा होगा, और वही राइटर जो है विलन के बारे में भी सोचता है कि विलन क्या सोच। हम चूंकि नॉवेल निगार हैं, मुझे पता है कि एक साथ कितने कैरेक्टर दिमाग में होते हैं, तो उसको नैरेटिव और मकालमा निगारी जिसको कहते हैं डायलॉग, उसको हमें समझना पड़ता है। अब आज जो हो रहा है जिस तरह से, जितना बड़ा अटैक इजराइल ने किया और जमीनी ऑपरेशन कुछ भी हो, लेकिन हुआ वही। कैप्टन साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है। जो कुछ हो रहा है मुझे तो लग रहा है कि जंग बढ़ गई, क्योंकि आज तिल अबीब पर भी अटैक हुआ। हूती ने भी जो है अमेरिका के ड्रोन्स मार गिराए और हमास ने साफ साफ अपनी शर्तों को रख दिया है, आर या पार के मूड में आ गया है। क्या इसको कहेंगे कि क्या ये नितिन याहू की ही चाल है? क्योंकि जंग अब जमीनी जंग फिर से एक बार जो है वो उतर गई है इजरायली फौज। कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, पिछले 3 दिन से जो हो रहा है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती इजराइल कर रहा है। बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट कर रहा है। पिछले 2 महीने से सीज फायर के बारे में जितनी प्रोग्रेस हुई थी, सब पर पानी फेर दिया गया है। 400 लोग मारे गए परसों, कल मारे गए थे 71। आज भी अभी तक की रिपोर्ट कह रही है कि 100 लोग मारे गए हैं। और भी दुख की बात है कि ये जो 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, इनमें से 200 से ज्यादा बच्चे हैं। यानी नेतन्याहू वही गलती कर रहे हैं जो कि वो पिछले 17 महीने से कर रहे थे। दुनिया ने उम्मीद की थी कि शायद नेतन्याहू अपने नेसेट को समझा देंगे, विरोधियों को समझा देंगे, अपने जो सपोर्टर हैं एक्सट्रीम राइट विंगर्स, सबको समझा देंगे कि सीज फायर करने से ही इजराइल का भला है। लेकिन ऐसा शायद नहीं कर सके वो। नेतन्याहू वही गलती कर रहे हैं जो कि दुनिया जानती थी कि अगर नेतन्याहू यही गलती करेंगे तो जाहिर बात है हमास फिर से जंग में शामिल हो जाएगा। आज वही हुआ। हमास ने आज फिर तेल अवीव की तरफ रॉकेट दाग दिए। आज सुबह से ही तेल अवीव में, हाइफा में और इजराइल के दूसरे शहरों में सायरन बज रहे हैं। आज नेतन्याहू की गलती की वजह से हूती ने, जिसने कि अपने ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल रखा था 2 महीने से, आज हूती ने भी रॉकेट दाग दिए यमन से इजराइल की तरफ। हाँ, इजराइल ये दावा जरूर कर रहा है कि उसने इन हूती रॉकेट्स को आसमान में ही नष्ट कर दिया। लेकिन जाहिर बात है कि अब अगर हिजबुल्लाह भी उत्तर से, लेबनान से सीज फायर तोड़कर हमला करना शुरू कर दे, तो पूरी बात, कहते हैं ना हिंदी में कहावत है, ढाक के 3 पात, घूम फिर के वहीं आ गई। जो हालात थे दिसंबर और जनवरी में, या 19 जनवरी को सीज फायर शुरू होने के पहले, वहीं आ गए। जो हालात 19 नवंबर के पहले थे हिजबुल्लाह के साथ, हालात वहीं आने वाले हैं। तो अगर अब फिर से हिजबुल्लाह हमला करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू ही उसके लिए जिम्मेवार होंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क इस वक्त इजराइल की साथ सहानुभूति नहीं दिखाता। यूरोपियन यूनियन से आज 2-3 मुल्कों से बयान आए हैं कि इजराइल ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और तो और कतार में भी सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि जब कतार इतनी कोशिश कर रहा था दोनों देशों के, हमास और इजराइल के बीच में मेडिएशन की, तो इजराइल ने क्यों परसों रात हमला करके सैबोटेज करना शुरू कर दिया। एक बात और जो है कि इससे तो दुनिया का जो पेशेंस है वो इजराइल के साथ खत्म हो रहा है। दुनिया के जो थोड़े बहुत मुल्क थे जो कि
थोड़ा बहुत डिप्लोमेटिक सपोर्ट इजराइल को देते थे, वो भी अब घबरा जा रहे हैं, क्योंकि ये जगजाहिर हो रही है और प्रूव हो रहा है बार 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 कि ये इजराइल ही है जो कि हमले कर रहा है, आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। अभी तक 50,000 लोग मारे गए हैं गजा में। ऐसा किसी भी लड़ाई में नहीं हुआ। मैं हाल के किसी भी लड़ाई में अगर देखें, पिछले 10 साल 20 साल में नहीं हुआ। खासतौर से अगर सोचा जाए कि गजा कितनी छोटी सी जगह है। गजा का क्षेत्रफल मात्र दिल्ली से आधा है। गजा की पॉपुलेशन कितनी है? अगर गजा की पॉपुलेशन को हम 22 लाख मान ले तो गजा की पॉपुलेशन दिल्ली की पॉपुलेशन से 1/5 है। और इतने छोटे से जगह पर 50,000 लोगों का मारा जाना। मैं आपको बताता हूं कि अगर दिल्ली जिसकी क्षेत्रफल गजा से डबल है और दिल्ली जिसकी क्षेत्रफल जिसका पॉपुलेशन गजा से 5 गुना है, अगर दिल्ली में दुश्मन की कार्रवाई से 50,000 लोग मारे जाते हैं तो उसके बाद तो प्रलय आ जाएगी। तो मैं अभी सिर्फ उम्मीद करता हूं कि अमेरिका जल्दी से जल्दी नेतन्याहू को समझाएगा। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ अजीब रास्ते पर चल पड़े हैं। एक हूती को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जिस तरह से बमबारी की आज से 72 घंटा पहले, ऐसी ही बमबारी करनी थी। तो फिर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में क्या फर्क है? पिछले 17 महीने में जो बाइडेन के सरकार ने भी हूती के ऊपर कम से कम 5 बार हमला किया। तो अमेरिका तो मामले को संभालने की जगह बिगाड़ने में लगा हुआ है। जी, डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका जो है, और मैं समझता हूं कि अमेरिका से इस बात की उम्मीद की जा रही थी कैप्टन साहब कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार थोड़ा मेच्योरिटी दिखाएंगे, जैसा कि हम लोग शुरू शुरू बात कर रहे थे, और वो जंग को बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन न जाने किसने उन्हें फिर मशवरा दे दिया कि नहीं नहीं, अगर आपको ढीले नहीं पड़ना। और मुझे लग रहा है कि फिर वही असला बेचने वाले, और उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जंग बंद करा दें और फिर हमारी दुकान सब खत्म हो जाए, और इसलिए शायद ये फिर जंग। लेकिन क्या क्या ऐसा भी मुमकिन है कैप्टन साहब कि ये नेतन्याहू का अपना फैसला हो, या इसमें डोनाल्ड ट्रंप का इशारा है, या फिर वही है कि यहां से गाजा के लोगों को साफ कर देना है, बिल्कुल निकाल देना है? क्या हम वही माने कि ये उसी का, क्योंकि अब जमीनी शुरू कर दी है तो जाहिर है कि जंग तो बढ़ेगी। उधर ईरान ने भी तैयारी शुरू कर दी है और इधर अमेरिका भी घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बहुत मुश्किल है ईरान को घेरना, लेकिन फिर भी कैप्टन साहब ये सारी सिचुएशन अब लग रहा है कि दायरा कुछ पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है कुछ, अगर जंग हुई तो। अनम्यूट कर ले कैप्टन साहब, अनम्यूट कर ले। जी हाँ, देखिए नेतन्याहू अपने अवाम से तो दबाव में थे। जो उनके सपोर्टर हैं वो उनको दबा रहे हैं कि वो सीजफायर टॉक ना करें। उनके सपोर्टर्स एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूज ग्रुप जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर सीजफायर के लिए वो आगे बढ़े तो फिर वो सपोर्ट हटा लेंगे और सरकार गिरा देंगे। अच्छा, उनकी अवाम में से ऐसे लोग भी हैं जो या तो विरोधी पक्ष के हैं या जो जो बंधक हैं उनके रिश्तेदार हैं, बंधकों के शहरों और गांव वाले हैं, जो कि नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि नेतन्याहू बातचीत करें और बंधकों को छुड़वा लें। अच्छा, इंटरनेशनल दबाव यूरोप से नेतन्याहू के ऊपर यह है कि वो हमास से बातचीत करके सॉल्यूशन को निकालें और हथियारों का इस्तेमाल कम करें। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी नीति अभी तक क्लियर नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि वो गजा को रिवेरिया बना देंगे, लेकिन उसी गजा के ऊपर इजराइल बम गिरा गिरा के उसी को फिर से नेस्तनाबूद कर रहा है। और ये बॉम्ब्स अमेरिका ने पिछले 1 महीने में दिए हैं। जो बाइडेन की सरकार ने जो हैवी बॉम्ब्स होते हैं 2000 किलो वाले,
उन पर तो बैन लगा दिया था, इज़राइल को सप्लाई नहीं कर रहे थे पिछले 6 महीने से। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प ने आके उस बैन को हटा दिया और पिछले 1 महीने में इज़राइल को ये 2000 किलो के बॉम्ब मिलने शुरू हो गए। तो डोनाल्ड ट्रम्प को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो इस मुद्दे का समाधान बातचीत से निकालना चाहते हैं कि इज़राइल से बॉम्बिंग करवा के निकलवाना चाहते हैं। हुती ने तो पिछले 2 महीने से अपने ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था। इज़राइल की तरफ कुछ नहीं फायर किया था। तो डोनाल्ड ट्रम्प को अचानक क्या जोश आ गया कि उन्होंने हुती पर बमबारी शुरू कर दी। डॉक्टर रिजवी, मेरा ये मानना है कि शायद फिर से दुनिया के सभी मुल्कों को, खासतौर से मुस्लिम देशों को दबाव डालना पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। अरब मुल्कों को दबाव डालना पड़ेगा अमेरिका के ऊपर, ताकि डोनाल्ड ट्रम्प को जो असली सिचुएशन है वो पता लग जाए। डोनाल्ड ट्रम्प किसी वजह से सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जितना ज्यादा बॉम्ब गिराओगे हमास के ऊपर, हमास उतना नरम हो जाएगा और शायद इज़राइल की शर्तों को मान जाएगा, हार मान लेगा। ऐसा नहीं है। अभी देखिए, अगर पिछले 3 दिन की लड़ाई में 500 फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं, तो जाहिर बात है कि ये जो 500 परिवार हैं इ और इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो तो हमेशा-हमेशा के लिए इज़राइल के और अमेरिका के दुश्मन बन गए ना। आज जिन घरों में कोई औरत, कोई ख़ातीन मारी गई हैं या बच्चे मारे गए हैं या बुज़ुर्ग मारे गए हैं, वहाँ जो बेटा है या उसका बाप है या उसका शौहर है या भाई है, वो तो कभी नहीं भूलेगा। उसके लिए तो बड़ी अब खबर आ गई है, बड़ी इज़राइल, ब्रेकिंग खबर आ अमेरिका गई दुश्मन है। कैप्टन साहब एक ब्रेकिंग खबर के तौर पर, हालांकि सोर्स अभी यूनुस चौड़वारा साहब ने नहीं बताया, सोशल मीडिया पर यह है, लेकिन अगर सोर्स भी कहीं से मिल जाए, लेकिन ऐसी खबरें, ऐसी संभावना हो रही थी। खबर ये आप देख सकते हैं, यूनुस चौड़वारा साहब ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो चुकी है, हो रही है कि तुर्की में अर्दगान के खिलाफ जोरदार बगावत के बाद अर्दगान अपने निजी हवाई जहाज से तुर्की के बाहर चले गए हैं। अपोजिशन लीडरान को तो परसों अरेस्ट कर लिया गया था, सब कैप्टन साहब के नॉलेज में होगा। तो वहां के हालात खराब हो रहे हैं और मैं कह रहा हूं जॉर्डन, मिस्र, यहां भी। तो कैप्टन साहब अगर ये खबर सही होती है तो इसको कैसे आप देखते हैं? तुर्की की ये खबर है, अर्दगान की, कैप्टन साहब। जी हाँ, वहां पर जब से उन्होंने इस्तांबुल के मेयर को हटाया, तब से अर्दगान के खिलाफ काफी सारे लोग शहर में, सड़कों पर, गलियों में निकल आए थे। लेकिन अगर मेरी जो जानकारी है, अर्दगान ने पिछले कुछ सालों से कोशिश करके फौज में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में और पुलिस में सिर्फ अपने ही लोगों को प्रमोशन देकर ऊपर किया था। तो जाहिर बात है कि अर्दोगान देश छोड़ के तभी भागेंगे अगर फौज भी उनके खिलाफ बगावत कर देती है। तो उनकी फौज का फिलहाल बगावत का कोई खबर आई नहीं है। जी, डॉक्टर रिजवी। कैप्टन साहब ने क्लियर किया है कि ऐसी कोई खबर नहीं, और हमने भी ऐसी खबर नहीं सुनी, क्योंकि अगर ऐसी खबर होती तो जाहिर है कि छोटी खबर नहीं थी, ये बहुत बड़ी खबर होगी, और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। अगर तुर्की में कैप्टन साहब, क्या मैं सही कह पा रहा हूं कि अगर तुर्की में ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, कैप्टन साहब? जी हाँ, तुर्की में अगर बगावत होती है और अर्दोगान को देश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, ये मेरे ख्याल से पिछले 10 साल की सबसे बड़ी खबर होगी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा अमेरिका पर, नेटो पर और यूरोप के देशों पर। तुर्की जो था वो नेटो का मेंबर था और अमेरिका तुर्की पर डिपेंड करता था ब्लैक सी को बंद करने के लिए, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है वो तुर्की से होते ही गुजरता है। और यूरोपियन यूनियन के लिए भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि तुर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने की कोशिश कर रहा था और यूरोपियन यूनियन को भी मालूम था कि अगर तुर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनता है तो उनके तिजारत में काफी ज्यादा इजाफा हो सकता है। एक और चीज है कि अगर अर्दोगान देश छोड़ के जाते हैं तो वहां की तुर्की की आर्मी का क्या
रोल होगा। तुर्की की आर्मी में एक जमाने में, मैं आज से 30 साल, आज से 20 साल की पहले की बात कर रहा हूँ, कि तुर्की की आर्मी बहुत मॉडरेट होती थी और उम, इस्लामी इन्फ्लुएंस के बाहर थी। तो अब अगर तुर्की की आर्मी पावर में आती है, तो पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, ये सब अर्दोगान साहब ने ही इनको कर्नल से ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल और मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बनाया। तो क्या ये अर्दोगान साहब जो हैं थोड़ा रिलीजियस ख़्यालों के थे और उन्होंने वहाँ पर जो अलग-अलग धार्मिक संस्थाएँ थी या धार्मिक लीडर थे, उनको अपने साथ रखा हुआ था। तो तुर्की की फ़ौज मेरे ख़्याल से अर्दोगान साहब के खिलाफ बगावत नहीं करेगी। अ, अगर वो क्योंकि वो सब अर्दोगान लॉयलिस्ट हैं, टॉप जनरल्स जितने हैं। तो अगर अर्दोगान बाहर भी गए हैं, तो तुर्की की फ़ौज उनकी सीट को खाली रखेगी, सेफ रखेगी, गरम रखेगी, जब तक कि अर्दोगान साहब वापस नहीं आ जाते। लेकिन अगर आप कोई भी यूरोपियन चैनल देखें या अरब चैनल देखें या अमेरिकन चैनल देखें, कहीं से भी अल जज़ीरा वगैरह से कहीं से भी ये खबर आ नहीं रही है। मिस्र के जो चैनल में अभी मैंने जल्दी से लॉगिन किया, ऐसी कोई खबर आ नहीं रही है कि अर्दोगान देश छोड़कर भाग गए हैं। जी। एक और ब्रेकिंग खबर के तौर पर सामने खबर आई है, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने जो लिखा, मैंने अभी एक्स पर जाकर के देखा और वहां तस्वीरें भी सामने आई हैं। बहुत कई दर्जनों रॉकेटों से इजराइल पर हमला कर दिया, यानी जो भी ताकत उनके पास है, हमास के पास, उस ताकत के इस्तेमाल करते हुए रॉकेट से हमले कर दिए। और अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि किस तरह से आप देखिए कि एक के बाद एक कई हमले जो है, और वहां पे सायरन भी बजे। जो भी ताकत है कैप्टन साहब, हमास जो मुकाबला कर रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? मतलब उन्हें मरने की परवाह लग रहा है नहीं, क्योंकि लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन वो लड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन लड़ेंगे। ये चीज जो है, मतलब जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं कह रहा हूं कि आप किसी की हिमायत करेंगे, किसी की क्या करेंगे, लेकिन आप एक चूंकि फौजी हैं, ताकत उतनी नहीं है। आपने बारहा ये बात कही है, कई बार ये बात कही है, समझाने की कोशिश की है। हम भी उस बात को समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हौसला कि इजराइल को रॉकेट से ही मार रहे हैं, कितना इसको आप वो मानते हैं कैप्टन साहब? बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि ये इस वक्त है। जी। डॉक्टर रिजवी देखिए, जब जाहिर बात है कि हमास एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और जितने टॉप लीडर्स हैं, वो लड़ते लड़ते, मतलब उन्होंने लोएस्ट कार्डर से चालू किया था और लड़ते 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 पिछले 30-40 साल में वो हमास के टॉप पोजीशन में पहुंचे हैं। जाहिर बात है उनके ऊपर भी दबाव होगा कि अगर इसराइल ने लगातार 3 दिन से परसों, कल और आज इस तरह की बमबारी की है, तो उन्हें भी तो उनकी भी एक जवाबदेही है। जो गजा के लोग हैं, गजा के जो फिलिस्तीन लोग नागरिक हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि हमास के टॉप लीडर्स जो हैं, मिलिट्री लीडर्स जो हैं, वो इसका बदला ले लेंगे। तो इसलिए उन्होंने आज इज़राइल पर रॉकेट्स और मिसाइल से हमला किया। जाहिर बात है कि हमास दावा करेगा कि उन्होंने बड़ा हमला किया। जाहिर बात है कि इज़राइल की स्टेट मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है कि टोटल 3 रॉकेट दागे थे, उनमें से एक को आयरन डोम ने रोक लिया और 2 जो हैं वो खुली जगह में खेतों में गिरे। लेकिन सिंबॉलिक अटैक जो हमास ने किया है, इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट ऐसे पड़ता है कि हमास जो कि बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए पिछले 2 महीने से हमास ने इतना इज़राइल ने उकसाया, लेकिन उसके बावजूद हमास ने अपने कार्डर पर कंट्रोल रखा था। हमास ने 2 महीने से मेरा अंदाज़ा ये है कि हमास ने बहुत ही दिलदारी दिखाई, कूटनीतिज्ञ तरीके से उन्होंने पिछले 2 महीने से इज़राइल पर हमला नहीं किया। तो मैं हमास की जो लीडर्स हैं उनकी दाद देता हूँ, लेकिन अब उनको बदला तो लेना ही है।
क्या हमास इस तरह से रॉकेट दाग दाग कर इजराइल को हरा पाएगा? तो जाहिर बात है कि शायद ऐसा ना हो। अच्छी बात डॉक्टर रिजवी ये है कि आज शाम की खबरें हैं कि अब मिस्र ने सबको फिर से इनवाइट किया है कि आ जाओ बातचीत करो। तो काहिरा में इजराइल का डेलीगेशन पहुंच चुका है और उम्मीद की जा रही है कि कल तक फिर से फिलिस्तीन से हमास का जो डेलीगेशन है वो काहिरा पहुंचेगा और बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन जाहिर बात है अगर काहिरा में भी बात शुरू करनी है तो हमास बातचीत तभी करेगा जब इजराइल पहले इस बेहूदगी भरी बमबारी को बंद करेगा। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, और मैं कैप्टन साहब एक चीज ये समझना चाहता हूँ कि जब पिछले दिनों अरब लीग की मीटिंग होती है और अरब लीग में तय होता है कि साहब हम 53 अरब डॉलर जो है उससे हम पूरा गाजा को ठीक करेंगे, ये तमाम चीजें सामने आती हैं। यूएस जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सब कुछ है। अचानक ये फिर ये क्यों, मतलब इतनी बड़ी मीटिंग, क्या वो उनका पर्सनल फैसला था? फिर अब कोई अरब लीग का बयान नहीं आ रहा है, ओआईसी का बयान नहीं आ रहा है। ये जो चुप्पी है, मुजरिमाना खामोशी है, पूरी दुनिया में, अभी एक साहब ने कहा और मैं देख भी रहा हूं, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन ये जो अरब ममालिक है, ये इनकी इतनी खामोशी के एक लफ्ज नहीं बोल रहे भाई कर क्या रहे हो ये तुम रमजान, कम से कम रमजान तक जो तय था वो तो ये जो खामोशी है, क्या इसका मतलब समझा जाए कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, मैं हकीकत बयान करना चाहता हूं, वो ये है कि जितने अरब मुल्क हैं, पर्शियन गल्फ में मुल्क हैं, इन यहाँ जितने भी प्रेसिडेंट हैं, किंग्स हैं, प्रिंस हैं, अमीर हैं, शेख हैं, ये सब अपने तख्त पर बने रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका पर निर्भर हैं। जिस दिन अमेरिका ने इनके ऊपर से अपना आशीर्वाद हटा लिया, महज 2 या 3 दिन के अंदर ही इनकी जो जनता है वो बगावत कर देगी। इनकी जनता वही करेगी जो शेख हसीना का हुआ या जैसा श्रीलंका में हुआ या दुनिया के कई देशों में हुआ। तो सबको मालूम है कि अमेरिका से दोस्ती बनाए रखनी है, जिसकी पहली शर्त अमेरिका की यही है कि इजराइल के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, इजराइल के खिलाफ कुछ करना नहीं है। वरन अगर हो सके तो बार-बार यही बोलना है कि हमास बात कर ले इजराइल से, इजराइल बात कर ले हमास से, और बार-बार यही बोलना है कि हूती कुछ ना करे, हिजबुल्लाह कुछ ना करे। और अरब मुल्क जितने हैं पर्शियन गल्फ में, उनकी एक ही ड्यूटी है कि ईरान की तरफ देख के बोलें कि ईरान प्लीज कुछ मत करो, शांत रहो। जी डॉक्टर रिजवी। ये जो आप कह रहे हैं, और ये कई बार ये बातें आई हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये लगा कि शायद रूस है, चाइना है, ईरान है, थोड़ा से हो सकता है एक उम्मीद कि किरण जगी कि भाई थोड़ा से तो स्टैंड लेंगे। कैप्टन साहब, अभी ये बात आ रही है, अच्छा ये देखिए हमारे जो तबरेज आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा, ये तो अंदाजा था कि जंग फिर इजराइल रमजान में शुरू करेगा। इजराइल की शिकस्त जो है वो वेस्ट को पसंद नहीं, और फिलिस्तीन की इनकलाब अरबों को रास नहीं आते। ये जो बात कही जा रही कि ये जो फिलिस्तीन में इनकलाब है या इस तरीके के लोग हैं, इससे अरब डरा हुआ है। उसको लग रहा है कहीं यही सब हमारे यहाँ ना शुरू हो जाए। ये जो डर है, क्या वाकई ये डर है? लेकिन फिर ग्रेटर इजराइल का क्या? ग्रेटर इजराइल का फिर तो रास्ता साफ हो जाएगा अगर बफर जोन बन जाता है, जैसा कि आज दावा किया है। अगर आईडीएफ पहुंचती है और बफर जोन बना के दो हिस्सों को, गाजा पट्टी ईस्ट और वेस्ट को अलग कर देते हैं और वहां बफर जोन बना लेते हैं कैप्टन साहब,
तो एक रास्ता फिर उधर सीरिया पे भी आप देखिए, उधर लेबनान पे भी, तो ये तो उसी तरफ बढ़ रहे हैं फिर अगर देखा जाए तो। इसको हवा में तो नहीं ले सकते। डॉक्टर रिजवी, जहां तक बढ़ा इजराइल की बात है, ये थ्योरी बीच बीच में आती रहती है। इजराइल में भी कुछ सरफरे लोगों की कमी नहीं है जो अपने को बहुत ही सूरमा भोपाली समझते हैं और पिछले 100 साल से इस तरह की आर्टिकल्स लिख रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने गारंटी दी है। किसको? मिस्र को, जॉर्डन को, और अब अमेरिका ने गारंटी दी है लेबनान को और सीरिया को कि इजराइल वहीं रहेगा जहां इजराइल है। क्योंकि अमेरिका को मिस्र चाहिए दोस्त, सुएज कैनाल वही कंट्रोल करता है। अमेरिका को जॉर्डन चाहिए क्योंकि जॉर्डन के किंग हमेशा से अमेरिका के वफादार रहे हैं और जॉर्डन का राजघराना घराना कुछ भी हो जाए हमेशा अमेरिका का वफादार रहेगा। और सीरिया में अब अमेरिका की वर्चस्व है, जो वहां एचटीएस है वो अमेरिका के डुगडुगी पर ही नाच रहा है। तो सीरिया में भी और ज्यादा इजराइल की फौजों को अमेरिका नहीं घुसने देगा, दमिश्क की तरफ नहीं जाने देगा। जहां पर जितना बफर जोन बना लिया है, माउंट सरमन तक कॉपी, गोलान हाइट पे पहले कब्जा था, अब माउंट सरमन पे उन्होंने कब्जा कर लिया है और दमिश्क से 25 किलोमीटर दूर हैं। दमिश्क के लोग बता रहे हैं कि अपनी छतों से वो इजराइल के टैंक दिख सकते हैं, लेकिन वहीं तक इजराइल रहेगा। और इजराइल ने कम से कम 2 बार अमेरिका के सामने, अमेरिकन विदेश मंत्री के सामने बयान दिया है कि अगले 6 महीने में वो सीरिया से निकलकर वापस गोलान हाइट में आ जाएंगे। जहां तक लेबनान की बात है, लेबनान की जो सरकार है बेरूत में, देखिए लेबनान में क्या है कि वो यूरोप के भरोसे हैं, अमेरिका के भरोसे हैं, क्योंकि जो क्रिश्चियन धड़ा है, मेसोनाइट क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने हिजबुल्ला, जो कि साउथ लेबनान में मजबूत है, साउथ लेबनान में शिया लोग ज्यादा हैं, तो जो इन्होंने हिजबुल्ला और शिया जो पार्लियामेंट में है उनसे दरख्वास्त की है कि आप फिलहाल इजराइल की तरफ कुछ मत कीजिए। और जो उनकी पार्लियामेंट में लेबनान में बेरूत की बात मैं कर रहा हूं, जो सुन्नी लोग हैं, पार्टियां हैं, वो भी शिया जो पॉलिटिशियन हैं और हिजबुल्ला हैं उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि फिलहाल हमला ना करें इजराइल के ऊपर। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि इजराइल ने यही हवाई जहाज फिर बेरूत तक भेज देने बमबारी करने के लिए। तो अमेरिका ने गारंटी दी हुई है लेबनान को भी कि लेबनान का 1 इंच का एरिया भी इजराइल के परमानेंट कब्जे में नहीं जाएगा। जी डॉक्टर रिजवी। आखिरी सवाल के तौर पर कैप्टन साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने बातचीत को एक खुशगवार बात कही है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मिस्र से बात ये भी हो रही है कि गाजा के लोगों को मिस्र में शिफ्ट किया जाए। देखिए, अमेरिका हो, इजराइल हो, यह भरोसे के काबिल नहीं रहे और डोनाल्ड ट्रंप तो अब बिल्कुल नहीं रहे। वो जो उनकी एक क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बन गई थी और शुरू में उन्होंने जिस तरह से कुर्सी बैठने से पहले गाजा में सीज फायर करा दिया था, तो ये उम्मीद लोगों ने शायद कर ली थी कि मैच्योर होकर के लौटे हैं डोनाल्ड ट्रंप और वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे कि जिससे उनकी साख को जो है बट्टा लगे। लेकिन फिर उसी पैटर्न पे आ गए, ऐसा लग रहा है। जैसे होता है ना कि बच्चे जब नई हम लोग जब छोटे थे कैप्टन साहब, आप भी जाहिर है कि स्टूडेंट लाइफ में आपके जमाने में पता नहीं कितना पेन कागज चलता था, नहीं चलता था, लेकिन हमारे जमाने में तो हो गया था। तो हम लोग कॉपी खरीदते थे, तो पहला पेज जो होता था जो सादा, तो पहली लाइन जो है वो हम लोग बहुत बना बना के लिखते थे, बहुत, कि अब मतलब ये तय करके चलते थे कि अब जो है ये इस पेज में तो बहुत अच्छा लिखेंगे ही, और उसके बाद 1-2 लाइन ठीक होती थी और उसके बाद मालूम हुआ फिर उसी ढर्रे पे आ गए।
ये कैप्टन साहब आपने भी ये महसूस किया होगा। मुझे लग रहा है कि वही बचकानी हरकत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कैप्टन साहब। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब वो कहते हैं कि वो फिलिस्तीन के लोगों को इधर-उधर भेज देंगे, चाहे मिस्र में भेज दें, चाहे सऊदी भेज दें, जॉर्डन भेज दें, कहीं पर भी भेज देंगे, तो सबसे ज़ाहिर बात है, सबसे पहले सऊदी को, जॉर्डन को या मिस्र को राज़ी होना पड़ेगा। कोई भी राज़ी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वन वे ट्रैफिक होगा। एक बार वो फिलिस्तीन को छोड़कर इन देशों में गए, तो कभी भी वापस नहीं जाएँगे। माहौल ही कुछ ऐसा हो जाएगा, जो हम जॉर्डन में देख चुके हैं। जॉर्डन में 1967 में जब वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था इज़राइल ने, तो बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के लोग वेस्ट बैंक से जॉर्डन चले गए थे। करीबन आज उनकी तादाद 20 लाख से ज़्यादा है। और जॉर्डन का एक्सपीरियंस अब कैसे बताऊँ मैं? फिलिस्तीन के जो रिफ्यूजी हैं जॉर्डन के अंदर 1967 से, जॉर्डन के जो हुक्मरान हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा खट्टा-मीठा ही रहा है। और सीरिया में भी बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के लोग गए रिफ्यूजी बनकर, और बशर अल-असद साहब ने उनको रखा, खाना-वाना खिलाया थोड़ा, लेकिन वो भी थोड़ा, जो फिलिस्तीन के लोग थे सीरिया में, उनसे अब कैसे बोलूं, परेशान ही थे। तो इन सब चीजों को मिस्र ने भी स्टडी किया हुआ है कि अगर फिलिस्तीन से, गजा से 20 लाख से ज्यादा लोग सेनाई में आ गए, तो डेमोग्राफिक पैटर्न बदल जाएगा। और होता क्या है मैं बताऊं, ये जाहिर बात है कि अगर फिलिस्तीन के हमारे भाई अगर मिस्र में चले, देखिए मिस्र के लोग एकदम अलग तरह, मुसलमान होने से क्या हुआ, मिस्र के लोग एकदम अलग तरह से हैं। उनका रहना पीना, खाना, पढ़ने का तरीका वेस्टर्न यूरोप के लोगों से मिलने जुलने का तरीका, टूरिज्म पर निर्भर है ना सब। मिस्र, ये हमें समझना पड़ेगा, तिजारा पर निर्भर है। तो मिस्र के लोगों को मालूम है, अल-सीसी साहब को मालूम है कि अगर फिलिस्तीन के 20 लाख लोग सिनाई में रहेंगे, तो शायद फिर से इस बार मिस्र की आर्मी की टैंक भेजनी पड़ेगी, तोपें भेजनी पड़ेगी, और मिस्र की आर्मी के इन्फेंट्री को भेजना पड़ेगा फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज को कंट्रोल करने के लिए 2030 में। ये जाहिर बात है। तो अल-सीसी साहब कभी भी इनको नहीं लेंगे। अब कहने में बुरा लगता है, मुझे भी बुरा लग रहा है कहने में। फिलिस्तीन के लोग जिस भी मुल्क में गए हैं, उस मुल्क के लोगों को और उस मुल्क की गवर्नमेंट को थोड़ी परेशानी हुई है, तो मिस्र इनको कभी नहीं लेगा। नहीं, जी। नहीं, बिल्कुल, और परेशानी ज़रूर हुई होगी और होती है परेशानी, इसमें दो राय नहीं है। प्रोटेस्ट से लेकर के और तमाम चीज़ें वहाँ पे हैं, क्योंकि देखिए फ़िलिस्तीन में तो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन जब फ़िलिस्तीन हो जाए, अपना हो जाए, मेरे ख़्याल से वो चले जाएँगे। और जब भी होगा इन्हीं शर्तों के साथ होगा कि यहाँ के लोग जो है वहाँ जाके बस जाएँ, जब फ़िलिस्तीन अपनी एक अलग स्टेट बन जाए। बहुत बड़े हमले हो रहे हैं कैप्टन साहब, तेल अवीव पे अभी फिर खबर ताज़ा अपडेट हुई है कि फिर हमले हो रहे हैं। बहरहाल अब ये हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। हौती का बड़ा हमला, मिसाइल अटैक तेल अवीव पर। तो ये हमले और ये जंग मेरे ख्याल से कैप्टन साहब फिर शुरू हो गई है और ये कतई अच्छा नहीं है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे। टाइम चूँकि हो गया है 1 घंटे से ज़्यादा, 11 बज के 34 मिनट, 4 मिनट जो है वो इज़ाफ़ी हो रहे हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कैप्टन साहब, क्योंकि बहरहाल एक टाइम होना चाहिए। ये आपने बिल्कुल तय कर दिया है, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। और ये तमाम लोगों का जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी बेपनाह शुक्रिया। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, हम जो भी होगा अपडेट करते रहेंगे। तो तमाम लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप देखिए हसन रिज़वी साहब, अब्दुल वाजिद साहब, यूनुस चौबारा साहब, यहाँ टर्की प्रेसिडेंट एर्दोगान इज़ पेपर टाइगर may leave the country, not good for US and European allies.
ये भी एक खबर आ रही है। तो अगर ये वाकई ऐसा है, अर्दगान भगोड़ा बनने वाला है, ये तय ये बात है। अगर ऐसा है तो मैं अगर इस तरह की कोई भी खबर आती है, हमास ने जो रॉकेट छोड़े हैं वो यमन के साथ कोऑर्डिनेट के साथ छोड़े हैं, वहां यमन से बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ी गई हैं, यानी दोनों मिल करके, हूती और हमास ने मिल करके ये अटैक शुरू किया है। बहरहाल अगर यहाँ पे बेन गुरियन पोर्ट पर फर्टिलाइट फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं ये यमन के बैलिस्टिक मिसाइल कारण। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ताजा अपडेट यहाँ से आ रही है। तो अगर भागते हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान, और मुझे ऐसा कुछ महसूस होता है, तो मैं फिर आपकी खिदमत में लाइव हाजिर होऊंगा। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर, गुड नाइट।